नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। न्यूज मित्रों, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने सफलता के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नियत मजबूत हो और लक्ष्य सिर्फ जनता का कल्याण हो तो विकास इतिहास बनाता है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने विकास, संस्कृति और सुशासन के नए मानक स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश जहां हर सुबह सूरज की किरण के साथ बदल रही है और पिछले 2 वर्षों में इस बदलाव की सबसे तेज धड़कन सुनाई दी है मालवा की धरती पर। बात चाहे एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 से रुपए 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों से हजारों रोजगार के अवसर लाने की हो, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 से प्रदेश के आईटी सेक्टर को उड़ान देने की हो, मेट्रो ट्रेन की रफ्तार से विकास करने की हो या फिर मेट्रोपॉलिटन बनने की। पिछले 2 वर्षों में देश का सबसे स्वच्छ शहर और मालवा की शान इंदौर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर हब बनकर सामने आया है। पिछले 2 वर्षों में मालवा की आध्यात्मिक नगरी उज्जैन आर्थिक और औद्योगिक शक्ति का केंद्र भी बन रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से मिले रुपए 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों व आईटी पार्क की सौगात से मालवा की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मालवा सहित पूरे प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में उज्जैन को पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा और श्री कृष्ण पाथे की सौगात भी मिली है। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारी पिछले 2 वर्षों से लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को शिप्रा जी के जल में डुबकी का अवसर देने के लिए सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना की शुरुआत हो चुकी है और 29 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण भी प्रगति पर है। 2 वर्षों में मालवा को कई सौगातें मिली है। देवास और शाहजहांपुर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का हिस्सा बनाना हो या जनजातीय अंचल झाबुआ को मेडिकल कॉलेज की सौगात देना हो, मालवा की धरती पर उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य और रोजगार सबको नई रफ्तार मिल रही है। हमारा लक्ष्य है संरक्षण के साथ विकास। मंदसौर जिले में प्रकृति के आंचल में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट इको टूरिज्म, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण तीनों को साथ लेकर चलेगा। पिछले 2 वर्षों में मालवा में विकास की बड़ी लहर आई है। रतलाम में हुई एमपी राइज कॉन्क्लेव में रुपए 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों से लगभग 35,000 रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जो मालवा के विकास की नई कहानी लिखेंगे। मालवा अब ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। लगभग रुपए 1320 करोड़ लागत की 330 मेगावाट की नीमच सौर परियोजना रोशन मालवा, रोशन मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पिछले 2 वर्षों में मालवा को लगभग रुपए 35,000 करोड़ लागत की पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना और गुना जिले में लगभग रुपए 5,138 करोड़ लागत की कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना की सौगात मिली है, जिससे मालवा के बड़े हिस्से को जल से जीवन प्राप्त होगा। पिछले 2 वर्षों में हमने मालवा के भविष्य की नींव रखी है, जहां शहर स्मार्ट बन रहे हैं, गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं, किसान समृद्ध हो रहा है, युवा रोजगार से जुड़ रहा है और मध्य प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को पदभार संभाला था।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में निवेश और नक्सलवाद के नियंत्रण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालने के शुरुआती दिनों में ही प्रशासनिक सख्ती का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 48 घंटों के भीतर उन्होंने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करने और खुले में मांस तथा अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का फैसला लिया। ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार ने एक फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित की, जो निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर सीधे कार्रवाई करती है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण की हर हफ्ते समीक्षा शुरू की गई। इसके अलावा अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू की गई। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं वैसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला बालाघाट डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25-30-40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांग कर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान, मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब समेकित रूप से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है कि आज वो इतने बड़ी भयंकर चुनौती थी। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे काम है तो ये हमारा मंडला बालाघाट डिंडोरी, पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है। और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फ़ोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है। और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट मंडला डिंडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय गृह मंत्री जी को भी, जिन्होंने हमारे मोबाइल नेटवर्क के टावर और तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन अच्छे से अच्छे कैसे स्थापित कर सकते हैं उसकी मदद भी की, उसका भी बड़ा लाभ मिला। हमको पुलिस की बटालियन भारत सरकार की भी मिली
और राज्यों के अंदर परस्पर कोई दल की सीमा नहीं। कई जगह आंध्र में हमारी सरकार है लेकिन तेलंगाना में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो किसी और दल की सरकार हो, लेकिन समान रूप से नक्सलाइटों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाया उसका बड़ा लाभ मिला। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकसित भारत 2047 में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 बहनों के लिए समर्पित था, वहीं यह वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2026 कृषि समर्पित रहेगा। हमारा प्रयास होगा कि कृषि योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। सिंचाई का रकबा 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर ले जाएंगे। वहीं नदी परियोजनाएं इसमें सहायक होंगी। सड़कों पर गोवंश की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नगर निगम में गौशाला बनाने का काम किया है। ग्वालियर की गौशाला में 9,000 गौ माताएं हैं, वहीं उज्जैन की गौशाला में 3,000 गौ माताएं हैं। गौवंश संरक्षण के लिए गौशालाओं से संतों को भी जोड़ा है। आधुनिक मशीनों से गौशालाओं की साफ सफाई की प्रबंधन करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती, कालीसिंध, चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजना नए युग की शुरुआत है। 800 करोड़ की शिप्रा योजना से अब शिप्रा जल से ही स्नान होगा। गंभीर और खान नदी को जोड़कर परियोजना बनाई है। ऊपर खेती की जाएगी और नदी का टनल बनाकर सिंचाई का कार्य करेंगे। अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पार्वती, कालीसिंध, चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहाँ तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीज़ों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही,
70,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर के बाद खंडवा खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाए। ये पार्वती काली सिंध चंबल योजना, और उसमें और नवाचार कैसे हुए, जल की रचनाओं पे भी जब ध्यान जाता तो आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिमस तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में, लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिमस्त हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया, तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम क्षिप्रा लिंक की योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में, तो फिर तो ओंकारेश्वर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुंभ सिंहस्थ तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मुँह से ही बोल रहा हूँ। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब क्षिप्रा जी के जल से क्षिप्रा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। लेकिन एक चुनौती और थी कि क्षिप्रा जी का जल तो शुद्ध कर देंगे, लेकिन हमारी जो भौगोलिक रचना ऐसी कि इंदौर का बढ़ता हुआ भौगोलिक एरिया, लेकिन उसकी ढलान तो उज्जैन की तरफ थी। तो नर्मदा जी का पानी हो या क्षिप्रा जी का हो या गंभीर का हो, वो सब हमारा, जिसको हम खान भी कहते हैं, कान भी कहते हैं, उस नदी के माध्यम से पूरा गंदा पानी इंदौर का सीवर का पानी उज्जैन आ जाता है। तो ऐसे में चुनौती ये थी कि वो पानी को शुद्ध कैसे रखें। तो इस बार ये भी एक अच्छा प्रयोग मिला कि जब हम बड़ी नदियों को राज्य के बाहर भी जोड़ने का अगर हम बड़ा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, जब यूपी के साथ केन बेतवा का बना रहे हैं, पार्वती काली सिंध चंबल के साथ राजस्थान का, या ताप्ती के साथ महाराष्ट्र का, तो एक राज्य के अंदर भी 2 नदी जोड़ो अभियान चलना चाहिए। तो एक राज्य के अंदर गंभीर और खान नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट बना, जिसके कारण से उज्जैन से लगभग 15 किलोमीटर दूर पानी को शिफ्ट करके डाउन स्ट्रीम में गंभीर की ऊपर गंभीर का डैम बनेगा, नीचे गंभीर का पानी सूखी नदी में जाएगा, तो वहाँ सिंचाई करके लोग उस पानी का किसान उपयोग करेंगे और ये गंदा पानी मिलने से क्षिप्रा जी का रुकेगा। ये प्रोजेक्ट भी इसी के माध्यम से, मौका पड़ेगा तो पत्रकार साथियों आपको ले चल के दिखाएंगे कि अंडर डक्ट बन करके 50 किलोमीटर नीचे बड़ा ट्रक अंदर से चला जाए, इतनी बड़ी टनल बनाना, उस टनल में नदी की धारा, ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ऊपर खेती नॉर्मल चल रही, लेकिन नदी की धारा नीचे जा रही है। तो ये भी अपने राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नदी से नदी जोड़ो अभियान में ये एकदम नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे नदी का मूल स्रोत अलग, बीच में टनल अलग, ऊपर खेती चल रही, तो 3 मंजिल पे काम हो रहा है। ये अपना एक नया प्रयोग, लेकिन इस पे भी हमारी सरकार ने काम किया है। ऐसे एक नहीं कई प्रयोग हमने और किए। उदाहरण के लिए आपने सबने देखा होगा, यही भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी,
उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, मानता हूँ ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 एनपीके, यूरिया। अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है, केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी एक थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पे डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहे हैं और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहाँ लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूँगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइडल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के, और अगर ये विदेश में बनता तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के ये 2 वर्ष सिर्फ समय की गिनती नहीं रहे, बल्कि नीति, नियत और नेतृत्व की परीक्षा रहे। इन 2 वर्षों में सरकार ने जन कल्याण को केंद्र में रखा, विकास को गति दी और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 8 बजे इसी पते पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।